आईटी, टेलीकॉम और पोस्ट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का स्टील फ्रेम माना जाता है। मेरे साथ आईटी और टेलीकॉम मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। सर, दूरदर्शन में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल एक छोटा सा ब्रीफली मुझे बताइए कि टेलीकॉम में काफ़ी लेगेसी इश्यूज थे, काफ़ी करप्शन के इश्यूज थे। 2G जो घोटाला है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में ही था, जो उसकी जो जड़ थी। तो टेलीकॉम में क्या सुधार आए हैं? देखिए, पहली बात जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं, संचार भवन, ये सुर्खियों में था। ये 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। आज 1 साल बाद मैं आपसे कह सकता हूं कि संचार भवन के गलियारों में बिचौलियों और दलालों का आना जाना बंद है। फैसले ईमानदारी से होते हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, जिस स्पेक्ट्रम में 2G घोटाला होता था उसकी नीलामी अभी 2 महीना पहले हुई थी और 1,10,000 करोड़ का अब तक का हाईएस्ट राशि आई। रक्षा मंत्रालय के साथ डिफेंस बैंड को लेकर 8 साल से मामला विवाद में था, उसको हमने सुलझाया, कैबिनेट ने फैसला किया। तो जहां घोटाला होता था वहां ईमानदारी से फैसले हुए हैं और पारदर्शी गुड गवर्नेंस से हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पारदर्शी गुड गवर्नेंस, उसका एक सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये रहा कि ऑक्शन में हमारी जो प्रोसीड्स हैं वो मैक्सिमम रही। क्या उससे आप सबसे बड़ी अचीवमेंट कहेंगे टेलीकॉम विभाग की 1 साल में? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। दूसरा, इस देश में अब 100 करोड़ फोन कनेक्शन हो गए हैं, 98 करोड़ मोबाइल हैं, 2 करोड़ 60 लाख लगभग लैंडलाइन है। आने वाले 2-3 महीनों में इस देश में 100 करोड़ मोबाइल फोन हो जाएगा। 1 साल में FDI टेलीकॉम में 5 साल का हाईएस्ट आया है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों की टेली डेंसिटी होती है वो 4.5% से अधिक बढ़ी है, मतलब पिछले 5 साल में सबसे अधिक हुआ है। BSNL, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को जानना चाहिए, 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई तो BSNL 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में था। जब हम लोग दोबारा सत्ता में आए ये 8,000 करोड़ के लॉस में था। कैसे हुआ, क्यों किया गया, ये गंभीर सवाल है। मैं उसको ठीक कर रहा हूं। आपको जानकर खुशी होगी कि BSNL 15 जून से फ्री रोमिंग कर रहा है पूरे देश के लिए। पूरे देश को फायदा होगा। 47 लाख नए कस्टमर जुड़े हैं और उसके रेवेन्यू में 2% का फायदा हुआ है। मैं MTNL को सुधार रहा हूं, 25,000 नए टावर लग रहे हैं BSNL के सुधारने के लिए। तो ऑक्शन करना, फोन का फैलाव, इन्वेस्टमेंट, पूंजी निवेश, ये सब काम दिखाई पड़ रहा है। सो काफ़ी सारी अचीवमेंट्स है। पर सर, टेलीकॉम ऑक्शन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये डर बना रहा हो, ये डर है कि क्योंकि ऑक्शन में इतना प्रोसीड्स, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कहीं ना कहीं कंपनीज की बॉटम लाइन को इफेक्ट करेगा, कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ। क्या आपको लगता है कि कंपनीज इसे ट्रांसफर करेंगी कंज्यूमर को टैरिफ हाइक के रूप में? देखिए, जो महंगा बेचेगी वो बाजार से बाहर हो जाएगी। आप ये आशंका दिखाते हैं। आप दूसरी तरफ देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों के जो क्वार्टरली आते हैं उनके रेवेन्यू के डिटेल, तो उनके अकाउंट बुक में तो फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी मुनाफा हो रहा है। तो ये मैं नहीं मानता। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत दुनिया में टेलीफोन का एक बहुत बड़ा मार्केट है, मोबाइल का मार्केट है, डेटा अब आने वाला है। आगे कभी आपसे मैं बात करूँगा डिजिटल इंडिया की, तो उसके कारण हर कंपनी के लोगों को काफ़ी विस्तार से सहयोग मिलेगा और नया बाजार भी मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इसकी कीमतें बढ़ेगी। अगर कीमत बहुत बढ़ाएंगे तो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। अब 4G क्यों नहीं हुआ, मैंने तो दोनों को लाइसेंस दे दिया। 2 कंपनियों ने 4G के लिए अप्लाई किया, वो शुरू करने वाले हैं। तो अतीत में क्यों नहीं हुआ, इसका सवाल मुझसे मत पूछिए। मेरा काम है पुरानी गड़बड़ियों को ठीक करना, मैं ठीक कर रहा हूँ। सर, बात करते हैं कॉल ड्रॉप के। एक बहुत बड़ा मसला है ये। सर, आपको कभी मतलब ऐसा महसूस हुआ है कॉल ड्रॉप की ऐसी कोई प्रॉब्लम? जी नहीं, कॉल ड्रॉप मेरा भी होता है, इसलिए मैंने इस पर बहुत ही सख्त स्टैंड लिया है। विभाग के सचिव ने सारे ऑपरेटर्स को बुलाया था और चर्चा हुई है। एक बात मैं दूरदर्शन के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि टावर को लेकर बहुत चर्चा होती है, रेडिएशन होता है। ये अभियान गलत है। मैं चाहता हूं आपके दर्शक इस बात को जानें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस मामले को कई बार देखने की कोशिश की है और उनकी हर रिपोर्ट में है कि ऐसा कोई हानिकारक आधार नहीं है। आपका कैमरा शुरू होता है, उसमें रेडिएशन है। हम टीवी शुरू करते हैं, उसमें रेडिएशन है। हम माइक्रोवेव शुरू करते हैं किचन में, उसमें रेडिएशन है। आप जाते हैं एयरपोर्ट पर, आपका बक्सा जब चेक होता है उसमें रेडिएशन है। आप जब जाते हैं अपने एक्सरे कराने के लिए, उसमें रेडिएशन है। तो रेडिएशन होने से परेशानी नहीं है, रेडिएशन हानिकारक है या नहीं ये सवाल है। तो ये जो टावर को लेकर चर्चा होती है BTS को लेकर के, इसका कोई आधार नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट,
केरला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जयपुर हाई कोर्ट, यहाँ पर जनहित याचिका दायर हुई थी, उन्होंने भी इंक्वायरी कराई थी। लेकिन मैं आज दूरदर्शन के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझे सबूत लाकर देगा कि इससे हानि हो सकती है तो मैं इसकी दोबारा जांच करने को तैयार हूँ। लेकिन दर्शक एक बात जान लें और फोन चलाने वाले एक बात जान लें, कॉल ड्रॉप ठीक होने के लिए टावर लगना जरूरी है। टावर नहीं लगेगा तो कॉल ड्रॉप ठीक नहीं होगा। तो आपको बताया कि BSNL 25,000 टावर लगा रहा है, MTNL दिल्ली मुंबई में लगा रहा है, तो बाकी कंपनियों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने एक बात और कहा है कि ट्राई से बात कर करके विभाग इस बात की चिंता करे कि अगर कॉल ड्रॉप होता है तो क्या टेलीकॉम कंपनियों को कोई हम प्रोत्साहन या कोई दंड लगा सकते हैं, मतलब डिसइंसेंटिव और इंसेंटिव। तो ये सब काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से कॉल ड्रॉप जल्दी ठीक होगा। और तीसरी बात मुझे कहनी है कि जिस कंपनी का कॉल ड्रॉप अधिक होगा वो बाजार से बाहर हो जाएगा। लोग कहेंगे भैया इसका कॉल ड्रॉप बहुत होता है, तो ये चीज़ों को सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर बात करते हैं टेलीकॉम और टूरिज्म की। ताजमहल में वाईफाई जल्दी अब खुलने वाला है, मेरे ख्याल से 16 के आसपास अनाउंस करेंगे। सर और कौन से इलाके हैं और कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हम जल्दी वाईफाई देख पाएंगे? देखिए, अभी मैंने काशी में गंगा किनारे वाईफाई का उद्घाटन किया था। वहाँ के 5-6 घाटों को और करने जा रहे हैं, सारनाथ में करने जा रहे हैं, हम्पी में करने जा रहे हैं, ताजमहल में 16 को जा रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि आने वाले 2 वर्षों में देश के सभी महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों पर वाईफाई के अनुसार हम लगा दें। लगभग हमारी 1,500 से 2,000 जगह शुरू करने की योजना है, क्योंकि पर्यटन केंद्र पर जब वाईफाई रहेगा तो आधा घंटा फ्री रहेगा, बाकी चार्ज लगेगा, तो टूरिस्ट आएंगे तो अपनी फ़ोटो खींच के भेजेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, इसको हम आगे कर रहे हैं। 16 को मैं स्वयं आगरा जा रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट और लेफ्ट विंग इफेक्टेड एरियाज़ में वहाँ पे टेलीकॉम एक इंपॉर्टेंट सोर्स है कम्युनिकेशन का, वहाँ के लिए कुछ पैकेज अनाउंस करा आपने इस साल? जी बिल्कुल कहा, हमारे कैबिनेट ने लगभग 3,500-4 हज़ार टावर लगा रहे हैं हम नक्सलाइट इलाकों में, हम जो माओवादी इलाके हैं, जिसमें लगभग 190 लग चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमारी योजना है लगभग 5,000 करोड़ की कि वहाँ पर भी करें। तो हमारी योजना है कि आने वाले 1.5 वर्षों में हम देश के हर गांव में पहुंच सकें, और जहां माओवादी, क्योंकि देखिए माओवादी क्या करते हैं, टावर को उड़ा देते हैं, इसलिए हमारी योजना है कि टावर सुरक्षित भी रहे, और जब कनेक्टिविटी होगी तो उनके जो हिंसक गतिविधियां हैं और जो पुलिस वाले हैं उनसे कोऑर्डिनेशन में सुविधा होगी। तो इन सबों की चिंता हम कर रहे हैं। सर कश्मीर में भी हमने थोड़ी देर पहले यही हालात देखे कि जी कश्मीर में कुछ लोगों ने किया था, हमने कार्रवाई की, वो कुछ आतंकवादी लोग थे जो बहुत ही हताशा में इस बात को करते हैं। मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, BSNL ने कश्मीर की बाढ़ में कितना अच्छा काम किया था, 1 महीना फ्री दिया था। अभी जो नेपाल में भूकंप आया तो BSNL लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने हिंदुस्तान नेपाल के सारे कॉल को लोकल कॉल कर दिया, फिर बाकी कंपनी ने भी फॉलो किया। जब आंध्र प्रदेश में तूफान हदहद आया तो अच्छा काम किया। तो मैंने BSNL के लोगों को एक बात और कही है कि अगर आप प्राकृतिक आपदा में इतना अच्छा काम कर सकते हो तो सामान्य समय भी अच्छा काम करो। ये मैं उनको प्रोत्साहित कर रहा हूँ और उसका नतीजा अच्छा मिल रहा है। काफ़ी आपने रिवाइवल की बात करी BSNL और MTNL के, और क्या आप अनाउंस कर सकते हैं अगले 4 साल में? देखिए, अनाउंस मुझे नहीं करना है, अनाउंस उनका बोर्ड करता है, लेकिन मैं उनको प्रोत्साहित करता हूं मंत्री के रूप में, तुम्हें अच्छा काम करना है। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई, 8,000 का घाटा जब दोबारा हम 10 साल में आए। 10 साल में MTNL 2008 तक प्रॉफिट में था, आज वो 300 करोड़ के घाटे में है और 16,000 करोड़ का कर्ज है। ये कंपनियों की हालत क्यों हुई, ये देश जानना चाहिए। और इसलिए पहला क्या मैं काम कर रहा हूँ कि उसमें टैक्स पेयर का पैसा में लगा है। एक समय BSNL हिंदुस्तान की टॉप बॉडी हुआ करती थी, तो उनको मजबूत करना, उनमें सुधार करना, उनको रास्ते पर लाना। और मुझे संतोष है, जैसे मैंने पहले कहा कि 1 साल में BSNL ने 47 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं, उनके रेवेन्यू में 2% का फायदा हुआ है। MTNL ने 2 लाख नए कस्टमर जोड़े हैं, और बाकी टावर की बात मैंने कही। तो ये हम काम कर रहे हैं और आगे और सुधारेंगे। IT में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका इनिशिएटिव रहा है और इनिशिएटिव है वो है डिजिटल इंडिया। ब्रीफ में मुझे बताइए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है क्या? डिजिटल इंडिया भारत को जोड़ने की एक बहुत बड़ी क्रांति है। डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स, मतलब जिनके पास मोबाइल है, जिनके पास सूचना है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच जोड़ना। हम देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से। दुनिया भर में जहां जिस कंट्री में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क होता है वहां अधिक विकास होता है। तो हमने
प्रधानमंत्री जी की इच्छा हुई, एक कमेटी बनी कि इसको और आगे बढ़ाना चाहिए। पिछली सरकार ने सिर्फ 298 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर लगाया था, हमने एक साल में 50,000 किलोमीटर लगाया, फिर भी लगा और तेज करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, जब हर जगह लग जाएगा तो ई एजुकेशन, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, उसके बाद आपके ई कॉमर्स। आपको बताऊं, इस देश में ई कॉमर्स बहुत बढ़ रहा है। गांव का भी आदमी एक बटन दबाकर अच्छी उसको सामान मिलना चाहिए। मेरी डिजिटल इंडिया की कल्पना क्या है? एक कुम्हार, एक बढ़ई, एक बिजली, एक पंचर बनाने वाला, एक किसान, ये अपने मोबाइल फ़ोन से अपने काम के लिए अच्छा भविष्य खोज सके। आज लोग खोज रहे हैं। ये जो स्मार्टफोन है, ये छोटा कंप्यूटर है, उसमें पूरी सूचनाएं होती है। तो इन सबों को हम जोड़ें। आने वाले 30 जून को मैं एक कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा हूँ। अपोलो अस्पताल के साथ मिलकर हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, हम 60,000 गांव में ई स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बैठे रहेंगे, हमारा कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ आएंगे मरीज, वो चर्चा करेंगे और उनको निर्देश मिलेगा। तो काफ़ी कॉमन मैन को इफेक्ट करने वाले प्रोग्राम्स अनाउंस करे जाएंगे। सर, और इन पे थोड़ा लाइट डालेंगे, जैसे मेरे ख्याल से ई बस्ता एक प्रोग्राम है और MyGov.in। अब बताता हूँ आपसे। हम जब मंत्री बने तो हमने कहा जनता का सहभाग होना चाहिए। तो ई-गव क्या है? देश के लोगों से हमने पूछा कि गंगा के सुधार, पर्यावरण, विकास के बारे में आपकी राय क्या है। अब तक 9 लाख लोगों ने राय दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसको मॉनिटर करते हैं। अब हमने क्या, जीवन प्रमाणम। जीवन प्रमाणम क्या है? आप जो रिटायर करते हैं तो आपको हर साल नवंबर में साबित करना पड़ता है कि आप जीवित हैं, जाना पड़ता है अपने बैंक में। हमने ई प्रमाणम के माध्यम से, आप अपने बेटे के पास अमेरिका में हैं, केरला में हैं, तो वहीं से अपने मोबाइल फ़ोन से आप जनरेट कर सकते हैं कि मैं जीवित हूँ, मेरा पेंशन मिलना चाहिए। खोया पाया, ये हमारे NIC ने बनाया है। क्या है खोया पाया? गरीब के बच्चे तो नहीं मिलते हैं, अमीरों के मिल जाते हैं। तो वो है कि अगर मान लीजिए आपने उस बच्चे की फ़ोटो देखी, FIR है, और आप चेन्नई में घूम रहे हैं, मुंबई में वो बच्चा आपको दिखाई पड़ा, उसकी फ़ोटो खींच करके आप लोड कर सकते हैं ताकि उसको खोजने में सुविधा हो। ई बस्ता क्या है? छोटे बच्चे लोड करके जाते हैं, एक बटन दबाओ अपने मोबाइल फ़ोन पर, तुम्हारी सारी किताबें तुम्हारे सामने में है। तो ई बस्ता है, खोया पाया है, जीवन प्रमाणम है, डिजिटल लॉकर। अब बच्चे अपना सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं, तुमको घूमने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसमें अपने लॉकर में रखो। और एक अंतिम बात, ये जो गरीबों के लिए BPL योजना होती है, तो मान लीजिए बिहार या यूपी का कोई रिक्शा वाला दिल्ली आ गया, उसको वहाँ BPL का कार्ड मिलता था, तो उसको दोबारा यहाँ कार्ड बनाने की क्या ज़रूरत है? उसे उसी कार्ड को डिजिटल लॉकर से दिल्ली भेज दो ताकि यहाँ की सरकार उसको डाउनलोड कर सके। तो सूचना तकनीक के माध्यम से विकास कैसे हो सकता है जनता के लिए, गरीबों के लिए, ये हमारे विभाग ने सब काम करके दिखाया है। सर, बात करते हैं NOFN की, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, अभी थोड़ी देर पहले उसकी बात कर रहे थे। क्या आपने स्टेट्स को भी मतलब ओवरबोर्ड लिया है इस पूरे कार्यक्रम को? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी निर्देश था, तो मैंने अभी IT मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई थी, और आपको जानकर खुशी होगी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ये सभी एक स्पेशल पर्पस व्हीकल से, मैंने इन सभी मुख्यमंत्रियों से बात भी की कि अगर आपको अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो ऑप्टिकल नेटवर्क जरूरी है। और देखिए, इस बात को समझिए, इस देश में तमाम घोटालों के बावजूद जिस तरह से मोबाइल क्रांति हुई है, तो ये देश बदलने के कगार पर खड़ा है। आपको मालूम है, आज इस देश में रेलवे का 40% टिकट ई-बुकिंग होता है। इस देश में जो आपके एयरलाइंस की टिकट होती है वो 60% ई-बुकिंग होता है, और होटलों की बुकिंग जो घूमने में जाते हैं वो 70% होता है। मैं आपको बताऊं, हमारा एक कॉमन सर्विस सेंटर चलता है गांव-गांव में, मैंने महिलाओं को लगाया है, वो डिजिटल सर्विस दे रही हैं, कंप्यूटर लिटरेसी दे रही हैं। मैं उसमें एक और कार्यक्रम कर रहा हूँ। मेरे लिए डिजिटल साक्षरता क्या है? एक महादलित गाँव में हमारी महादलित बहनें कॉमन सर्विस सेंटर चलाएं ट्रेंड होकर के। वो कार्यक्रम गया में चल रहा है, कहीं और इलाके में चल रहा है, मैं उसका उद्घाटन करने वाला हूँ। तो कंप्यूटर के माध्यम से हम जनता के बीच में किस तरह से उनको मजबूत कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश है। सर, बात करते हैं डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की। सर, क्या हम कुछ एम्बेसडर्स दे सकते हैं? क्योंकि कई खबर आ रही थी, उस खबर का मैं थोड़ा खंडन चाहूंगा आपसे कि कोई एम्बेसडर, जैसे स्वच्छ भारत के लिए काफ़ी एम्बेसडर्स हैं, तो इसको भी प्रोपोगेट करने। देखिए, अभी चर्चा चल रही है, कोई निर्णय नहीं किया है, और उसमें कई तरीके हो सकते हैं, बैठ के तय करेंगे। अब डिजिटल में एक मन में कल्पना ये भी है कि क्या हम इस देश के कुछ अच्छे नौजवान
जिन्होंने हाई रैंकिंग किया है अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, क्या आप उनको दे सकते हैं क्या? कोई बाकी नौजवान अच्छा कलाकार है वो सोच सकते हैं क्या? बाकी जो प्रामाणिक नाम है वो तो वहीं है। तो सब चर्चा चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, डिजिटल इंडिया एक मिशन पूर्ण प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया। मतलब जब सूचना तंत्र के माध्यम से व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसको तकनीक भी होनी चाहिए। अब मैंने अभी बात की आपके ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की, उसका जो मिस्त्री जोड़ता है, वेल्डिंग करता है, वो सामान नहीं है, उसकी वेल्डिंग की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। मोबाइल बनाने वाले की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उसमें हम करना चाहते हैं स्किल अच्छा हो। और मेक इन इंडिया में आपसे मैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। इस देश में सैकड़ों करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बाहर से आता है। ये कैमरा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपका लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये पंखा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये स्टेथोस्कोप इलेक्ट्रॉनिक है, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो हमने कहा कि इसको हिंदुस्तान में बनाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने राज्यों से बात की है, 21 इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर लगे हैं। इसको मैं अप्रूव कर चुका हूँ, जबलपुर भोपाल में उसका शिलान्यास कर चुका हूँ। इसकी पूरा रूपरेखा ये है कि 100 रुपया कोई लगाएगा तो भारत सरकार 25 रुपये की सहूलियत देगी। और 20,000 करोड़ रुपए का अब तक प्रस्ताव आ चुका है, जिसमें 9,000 का प्रस्ताव मैं अप्रूव कर चुका हूँ, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, मोबाइल फ़ोन की कंपनियां हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले 3-4 वर्षों में देश के 2 से 3 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो हमारी योजना चल रही है। और ये मेक इन इंडिया के तहत ही मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया में है कि बाहरी कंपनी हिंदुस्तान में पूंजी निवेश करो, हिंदुस्तान के लिए बनाओ, बाहर में भी निर्यात करो। तो ये हम जो पूरा लेकर चल रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तीनों लेकर के हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, जहां रोजगार होगा, जहां शिक्षा होगी, जहां शक्तिकरण होगा। सर, नेट न्यूट्रलिटी एक बहुत बड़ा मसला रहा आपकी सरकार के लिए पहला एक साल में। उस पे ऑफिशियल आपका क्या स्टैंड है नेट न्यूट्रलिटी पे? देखिए, मैंने एक कमेटी बनाई थी जनवरी में, उसकी रिपोर्ट आ गई है। मैं ट्राई की रिपोर्ट की भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उसके बाद जब रिपोर्ट बन के आएगी तो फैसला मुझे करना है और फिर कैबिनेट को करना है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मोटी बात अभी मैं कहूँगा कि इंटरनेट मानवीय दिमाग की एक बहुत बड़ी खोज है, और इस खोज के ऊपर पूरी दुनिया के लोगों का हक है, कि कुछ लोगों का नहीं है। और ये दुनिया की चीज़ ग्लोबल तभी होगी जब स्थानीय स्तर से, लोकल से इसका लिंक होगा। तो हमने ये स्पष्ट कहा है कि कोई बहुत इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसकी अवेलेबिलिटी पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये हमने मोटे सिद्धांत नेट न्यूट्रलिटी के बारे में कहे हैं। बाकी इसकी रूपरेखा क्या होगी, इसका लाइसेंस की शर्तें क्या होगी, क्या होगा, वो सब रिपोर्ट आ जाए तो हम फैसला करेंगे। इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि हम देश के नौजवानों का अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इंटरनेट के माध्यम से हिंदुस्तान की पहचान को इतनी मजबूती दी है। पोस्टल डिपार्टमेंट में इसे कहीं ना कहीं एक सफ़ेद हाथी माना जाता था। पोस्टल डिपार्टमेंट के नाम से खबर थोड़ी कम रहती थी हम पत्रकारों के लिए भी। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में एक साल में क्या हुआ? ये आपने बहुत सही कहा। पोस्टल डिपार्टमेंट 150 साल पुराना डिपार्टमेंट है। और जब मैं देश का INB मिनिस्टर था तो मैं समझता था कि दूरदर्शन के चकाचौंध में रेडियो खो गया है, तो रेडियो को जीवित किया, जो पूरे FM चैनल आए, बाकी आया। उसी प्रकार से IT, कंप्यूटर्स की चकाचौंध में पोस्टल पीछे चला गया था। लेकिन हमारे 1,54,000 पोस्ट ऑफिस हैं, जिसमें 1,30,000 गांव में फैले हुए हैं। और आज भी डाकिया की हैसियत बहुत बड़ी है, वो पूरे गांव को जानता है। मोदी जी ने कहा डाकिया को सम्मान करो। पोस्टल डिपार्टमेंट में आधुनिकीकरण कर रहा हूँ, कोर बैंकिंग सोल्यूशन ला रहा हूँ। लगभग 30,000 हो चुके हैं। मतलब आप ATM आ रहे हैं, एक जगह बटन दबा करके आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, इन 1,40,000 जो ग्रामीण पोस्ट ऑफिस है, वहाँ मैं हैंड हेल्ड डिवाइस दे रहा हूँ। उसके माध्यम से पेंशन, बैंकिंग, पोस्टल बैंकिंग शुरू होने वाला है 2-3 महीने में। हमें रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिलने वाला है, तो पेमेंट बैंक हम शुरू करने वाले हैं। मैंने E-कॉमर्स की बात कही, और आपको जानकर खुशी होगी कि CAG ने ऑडिट किया था कि स्पीड पोस्ट किसका सबसे बढ़िया है, और 8 प्रदेशों में इंक्वायरी करके पाया कि पिछले 1 साल में पोस्टल का स्पीड पोस्ट का डिलीवरी सबसे बढ़िया है। तो मैं वहाँ भी सुधार रहा हूँ। वहाँ अभी देखिए सुकन्या समृद्धि योजना, आपको जानकर खुशी होगी कि ये शुरू हुआ है फरवरी में। 47 लाख अकाउंट खुले हैं कन्याओं के लिए, 600 करोड़ के हमारे पोस्ट में।
बैंकों के कुछ मुश्किल से 1-1.5 लाख अकाउंट या 2 लाख खुल पाए हैं। तो ये सारा काम गरीबों के लिए, ग्रामीण परिवेश के लिए और पोस्टल का जो नेटवर्क फैला हुआ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मैंने कॉमन सर्विस सेंटर की बात कही, तो मेरा विचार है कि जो 1,40,000 हमारे ग्रामीण पोस्ट ऑफिसेज हैं वो भी कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करें, कंप्यूटर से सर्विस डिलीवर करें, वहाँ ई टिकटिंग हो, ई बैंकिंग हो, ये सारी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। तो मैंने पोस्टल विभाग को एक ही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना है एक नया देश बनाने के लिए। सर, पोस्टल डिपार्टमेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन में कैसे मदद कर सकता है? जनधन योजना हम सबको पता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, तो पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या रोल है? देखिए, बहुत बड़ा रोल है, ये तो मैं कह रहा हूँ। एक जो हमारा डाकिया है ना, एक ग्रामीण क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस में बैठा हुआ, वो अपने पूरे गांव को जानता है, किसकी साख क्या है वो सब जानता है। तो पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस, वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय इंक्लूजन, वित्तीय विस्तार, इन सबों का एक केंद्र बनना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और मैं उनको कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, वो कार्यक्रम सब बन गया है। मैं 2 साल में ये सारे ग्रामीण पोस्ट ऑफिस हिंदुस्तान के विकास के एक बहुत बड़े केंद्र बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। सर, ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है, आपने अपनी इंटरव्यू में पहले भी कहा है। पोस्टल डिपार्टमेंट कैसे ई कॉमर्स के जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका पार्ट बन सकता है और कैसे वो भी ग्रो कर सकते हैं? बन रहा है, बना नहीं, बन रहा है। आज जितनी चाहे फ्लिपकार्ट है या अमेजॉन है या स्नैपडील है या बाकी कंपनियां हैं, ये सब चाहती हैं कि पोस्टल विभाग के विस्तार से हम अपने माल को पहुंचा सकें। तो काम कर रहे हैं। पोस्टल विभाग ने कई जगह हब बनाए, सेंटर बनाए हैं, और मैंने उनको कहा है ई कॉमर्स के माध्यम से आम हिंदुस्तानी को अपने मोबाइल फ़ोन की आवाज़ पर अच्छा से अच्छा सामान सस्ते में मिलना चाहिए। एक काम पोस्टल विभाग वितरण में करें, तो वो कर रहे हैं। सर, अब ये सब आपके डिपार्टमेंट की बात होगी, थोड़ी सियासत की बात कर लेते हैं। सर, 26 मई 2014 के बाद भारत की सियासत में क्या चेंज आया है? देखिए, पहला चेंज तो ये आया है कि हिंदुस्तान ने बदलाव क्यों किया, उसने नरेंद्र मोदी जी को क्यों चुना। क्योंकि जिस तरह देश चल रहा था वैसे वो देश नहीं चलाना चाहते थे। अच्छा शासन हो, ईमानदार शासन हो। आज महंगाई नहीं है, आज देश में पूंजी निवेश हो रहा है, आज उद्योग आ रहा है। आज देखिए, अभी मोदी जी बांग्लादेश गए थे, क्या भारत की साख बनी है, वो विदेश में गए थे। आज नेपाल में परेशानी होती है, भारत को ढूंढते हैं। श्रीलंका में होती है, भारत की गरिमा बढ़ी है। तो भारत एक प्रभावी देश दुनिया में बने, जहां आर्थिक समृद्धि हो, जहां रोजगार हो, जहां पूंजी निवेश हो। आपने बताया गरीबों के लिए जो हमने कार्यक्रम बनाया, ये अटल पेंशन योजना, ये आपके 1 रुपये साल में पर महीना, 12 रुपये में 2 लाख में आपका एक्सीडेंट कवर है। फिर आपके सिर्फ 340 रुपये में आपका इंश्योरेंस कवर है। जनधन योजना की बात की, आपने सोचा कि सिर्फ 3-4 महीने में देश के 14 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट खुला, जो गरीब थे, जिनका बैंक अकाउंट नहीं था। और इनको पैसा जमा करने की कोई पाबंदी नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने 10 रुपया 20 रुपया करके देश के अपने अकाउंट में 12,000 करोड़ रुपया जमा किया। तो हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अभी देखिए, किसानों में आपने देखा, उनके फसल की चिंता हुई, ओले पड़े, तो हमने उनका मुआवजा दुगना कर दिया। तो गरीबों के लिए काम, किसानों के लिए काम, सड़कों का निर्माण। आपने देखा, सड़क पहले बनती थी 4-5 किलोमीटर, अब बन रही 11 किलोमीटर। तो हाईवे भी बन रहे हैं, निर्माण भी हो रहा है। मैंने अपने विभाग की बात की। तो देश को बनाने की दिशा में जो मोदी जी को लोगों ने आशीर्वाद दिया था, संकेत ये है कि अब देश के नौजवान बदलाव चाहते हैं, आशा चाहते हैं, काम चाहते हैं, ईमानदारी से। सर, काफ़ी सारी अचीवमेंट्स रही है 1 साल में। कहीं ना कहीं एक जो न्यूज़पेपर की माने तो लैंड एक्विजिशन बिल को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से अगर डेल्ट किया जाता तो एक पॉजिटिव, एक अनदर फेदर इन द कैप ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट होता। क्या ये बात सही है? क्योंकि उसको अच्छी तरह से डील, देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल डील किया। अब बाकी विरोधियों ने चर्चा किया। देखिए, मैं चाहता हूं दूरदर्शन के दर्शकों को साफ बताऊं कि इस कानून के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन नहीं ली जाएगी, किसी भी प्राइवेट स्कूल अस्पताल की जमीन नहीं ली जाएगी। ये किसानों के हित में है। ये बताइए, आपको नहर के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? इंदिरा आवास के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? दलितों के छात्रावास के लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? किसानों के लिए गोडाउन बनाने की जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? ये उसके लिए है। 4 गुना हम मुआवजा देंगे। और दूसरी बात, क्या कुछ लोग चाहते हैं किसान के बच्चे हमेशा किसान ही रहें, छोटे किसान? हमने जो बात की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की,
कि सिर्फ 1 किलोमीटर की जमीन ली जाएगी और वहां जो भी फैक्ट्री खुलेगी उसमें किसान के बेटे को प्राथमिकता में नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो उनको मुआवजा और मिलता रहेगा। तो ये सारा काम हमने किया है। तो इसलिए किसान समझते हैं कि मोदी जी की सरकार किसानों के हित में काम करती है। हाँ, नेशनल हाईवे, रेलवे लाइन, बिजली की लाइन, इन सबों को राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की सरकार में बाहर रखा गया था, मनमोहन सरकार में, उनको भी अंदर किया हमने, और वहां भी चौगुना मुआवजा मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल किसानों के हित का हमने काम किया है और हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग विरोध के लिए विरोध करते हैं, बार बार हारे हैं, आगे भी हारेंगे। तो साल एक, शुरुआत अनेक, एक साल में काफ़ी हमने शुरुआत देखी, 4 साल और हैं, काफ़ी सारी शुरुआत देख सकते हैं। शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी, धन्यवाद।